नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है आजकल हिंदुस्तान में एक बहस सी छिड़ी हुई है। कई लोगों का मानना है कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे, इलेक्शन में धांधलेबाजी हो रही है और इसी बात को लेकर मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ रहता है और इसी चीज से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग सी बहस छिड़ गई है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में क्यों इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जिसके बाद सरकार ने जवाब दिया है, क्या आप पीएम पे ट्रस्ट नहीं करते। मतलब दोस्तों एक तीखी सी बहस चालू हो गई है सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में। यही सब हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है मुद्दा और कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी के दो कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है और आज तक कैसे होता हुआ आ रहा था। सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं बना हुआ था कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है। शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा था कि सरकार के लोग ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हुए आ रहे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर और पीएम ये तीनों मिलकर अपॉइंट करने वाले हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। पर उसके बाद सरकार ने एक लॉ पारित करा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बेंच से निकाल दिया गया। अच्छा दोस्तों, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ, ये तीनों चीजें से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है और इसी चीज को संभालने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। और इसी चीज की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन, जिसकी वजह से हमारी सरकार का चुनाव हो पाता है। और इसी चीज को बनाने के लिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन में डाला गया था, जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्शन कमीशन की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों 1950 में केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, बट उसके बाद 1989 में दो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाने लगे। बट ठीक 4 साल बाद 3 इलेक्शन कमिश्नर्स बनने लगे, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर, जिन तीनों की ही पावर इक्वल होती है। दोस्तों आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को यह पावर दी गई कि वो फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, स्टेट असेंबली हो, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो। ये सभी इलेक्शनों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई। बस इसमें एक दिक्कत थी कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं था। केवल ये मेंशन था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे और पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है अपॉइंटमेंट को लेकर। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी कि वो लॉ बनाए कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। जिसके बाद होता यह है कि 2023 तक, यानी आप सोच सकते हैं 73 ईयर्स तक, पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास नहीं करती है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर। मतलब जिस किसी की भी सरकार थी वो अपना खुद का इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते थे और ऐसे ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते थे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पूरी तरीके से इस अपॉइंटमेंट पे कंट्रोल हो जाता था। और यहीं से ये सारी मुद्दा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इलेक्शन को लेकर काफी लोगों का सवाल था कि हिंदुस्तान में इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होते और इसी वजह से काफी लोगों ने सवाल उठाया कि गवर्नमेंट खुद ही अपना इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर रही है, तो ये तो यही बात हो गई कि प्लेयर खुद ही अपने रेफरी को चूज कर रहा है जो उसे आउट ही नहीं देगा कभी भी। और इसी वजह से इस चीज को चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई जिसमें बोला गया कि इलेक्शन कमिश्नर की न्यूट्रलिटी एक रिस्क पे है और इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपने कुछ रूल्स बनाए, जिसमें एक हिस्टोरिक जजमेंट आती है अनूप बरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसमें डिस्कस हुआ कि आर्टिकल 324 के अंडर में जब पार्लियामेंट को एक ड्यूटी दी गई थी कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक लॉ बनाए, तो अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। और इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम अरेंजमेंट बनाया गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये तीनों मिलकर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने वाले होते हैं, जिसके रिस्पांस में सरकार ने पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश करा जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर एक लॉ बनाया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन आए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया। और यहीं से सारे मुद्दे की शुरुआत हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई भी हक नहीं था कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में अपनी बात रख सकें। जिसके बाद सरकार ने बताया कि आर्टिकल 324 के अंडर सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी भी तरीके का रूल बना सकती है कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होगी। और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ना कि जुडिशियल, और इसी वजह से जुडिशरी इसका पार्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं रिक्वायर्ड है कि सीजीआई इसका पार्ट होने चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए पार्लियामेंट ने केवल अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया है। जिसके बाद ये सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चले जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ क्वेश्चन सरकार से पूछता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बेंच से क्यों निकाला। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्शन कमीशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका एक इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है और इसी वजह से सीजीआई को इसमें बेंच में लाया गया था, तो सरकार ने इसको क्यों निकाला। जबकि सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल दोनों की ही सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड होते हैं, तो क्यों सेम प्रिंसिपल इलेक्शन कमिश्नर में क्यों नहीं अप्लाई हो सकता। और क्या लोग इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी देख पाएंगे
जबकि 3 में से 2 कमेटी मेंबर सरकार के खुद के हैं, क्योंकि पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को, तीसरा होगा अपोजिशन का लीडर। तो 3 में से 2 तो सरकार के खुद के मेंबर हैं। तो ये कमेटी फेयरली कैसे वर्क करेगी? जिसके बाद जस्टिस दीपांकर बोलते हैं कि केवल फेयरनेस होनी नहीं बल्कि दिखनी भी चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन हो। और इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता देते हैं सरकार की तरफ से, जिसमें वो पहला जवाब ये देते हैं कि कोर्ट को समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट है, तो उसमें पार्शियलिटी नहीं हो सकती। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर एक इम्पार्शियल पर्सन है और दूसरे पर्सन एक कैबिनेट मिनिस्टर है और तीसरे अपोजिशन के लीडर हैं। तो ये कमेटी कहीं से भी इम्पार्शियल नहीं होती। दूसरा, आर्टिकल 324 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बना सकती है, जिसमें कोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती अपनी खुद की पॉलिसी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तीसरा मेजर सिनेरियो बताते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वर्क से अलग होनी चाहिए। और अगर इस कमेटी में जुडिशरी आता है तो सेपरेशन ऑफ पावर की जो लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ओवर रूल हो सकती है। हालांकि ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखने की बात की जा रही है गवर्नमेंट से, जबकि करंट सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव को मेजर पावर दी गई है, जिसकी वजह से लोग परसेप्शन बनाएंगे कि एग्जीक्यूटिव इस इंडिपेंडेंट बॉडी में इंटरफेयर कर सकते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स को जो 2023 में दी गई थी, जिसमें सीजीआई भी इस अपॉइंटमेंट का पार्ट थे, उसके खिलाफ सरकार ने ये लॉ बनाया है। अब देख लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसके लिए। पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो करंट सिचुएशन है, जो करंट बिल है, उसको अपहोल्ड किया जाएगा और जो चीज चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है और सीजीआई को इन्वॉल्व करने की बात कर सकता है। तीसरी चीज, कोई बीच का मुद्दा निकाला जा सकता है जिसमें अपोजिशन लीडर की पावर बढ़ा सकते हैं कि उनके पास पावर है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर उनको फेयर नहीं लग रहा तो वो उसके खिलाफ वोट देकर उसको हटवा सकते हैं या फिर उसकी अपॉइंटमेंट को रोक सकते हैं। दोस्तों, ये मुद्दा इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें इलेक्शन कमीशन एक मेजर रोल प्ले करती है। इसी वजह से मैं आपके लिए ये पूरी न्यूज को लेकर आया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और इसी तरीके से आपको केवल न्यूज को समझना नहीं बल्कि उसका प्रॉपर बैकग्राउंड समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।